एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 9 से लेकर 14 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखेंगे। और अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 8 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसके पहले हम लोग 33 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 34वां क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। In order to strengthen the fintech ecosystem in GIFT IFSC, which company has recently signed an MOU with International Financial Services Center Authority (IFSCA)? GIFT IFSC में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। IFSCA और गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड ने एक MOU साइन किया हुआ है जिससे कि गिफ्ट IFSC में फिनटेक इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। बस वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। IFSCA की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरपर्सन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इंजेती श्रीनिवास ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। Next, RBI has recently imposed the restriction on which bank for a period of 6 months due to decline in the lender's financial position। ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, 6 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, RBI ने हाल ही में किस बैंक पर ऋणदाता की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण 6 महीने के अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुति सौहार्दा शक्ति नियमता। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ये है डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुति सौहार्दा सहकारा बैंक नियमता। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ये बैंक है। बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ये बैंक है। 7 अप्रैल 2022 से ये रिस्ट्रिक्शन प्रभावी हो गया है। ठीक ना, 7 अप्रैल 2022 से ये जो रिस्ट्रिक्शंस RBI के द्वारा इस पर लगाए गए हैं 6 महीनों के लिए, वो प्रभावी हो गया। कितने महीनों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है? 6 मंथ के लिए। ठीक है ना, क्यों लगाया गया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। डिक्लाइन इन द लेंडर्स फाइनेंशियल पोजीशन और BR एक्ट 1949 के सेक्शन 35A और सेक्शन 56 के तहत में ये प्रतिबंध इस पर लगाया गया है। इसके साथ साथ RBI ने 5,000 रुपये तक की विड्रॉल लिमिट भी लगा दी है इस बैंक पर। ठीक ना, इस बैंक पर 5,000 रुपये तक की विड्रॉल लिमिट भी लगा दी गई है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की विड्रॉल किए जा सकेंगे। इसमें सभी सेविंग और करंट अकाउंट्स के लिए लिमिट है। ये जो 5,000 रुपये तक की ये क्या बोलते हैं, ये विड्रॉल लिमिट है, ये सभी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए है। इससे ज़्यादा का भी जो है विड्रॉल इस बैंक पे नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड ये बैंक है। 6 महीने के लिए RBI के द्वारा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड $150 million पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट PGFA विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग? किस बैंक ने हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के लिए ADB के साथ में $150 million अमेरिकी डॉलर, ये अमाउंट याद रखना, के आंशिक गारंटी सुविधा समझौते PGFA पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। क्वेश्चन अगर हिंदी में समझने में दिक्कत हो तो आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन समझ लिया करो, इसीलिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ADB का ये पहला सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है इंडिया में। ठीक ना, $150 million का है ये याद रखना है अमाउंट। ठीक ना, $150 million। और अगर हम लोग इसकी INR में बात करें हम लोग तो 11,039 करोड़ रुपीज़ 85 करोड़ रुपीज़ ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे, बस इतना हम लोग ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं ना। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड $150 million पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग? किस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा? एक्सिस बैंक। $150 million USD का जो INR है ये भी आप लोगों को बता दिया गया, तो ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको समझना, क्योंकि एक्सिस बैंक इसका आंसर है इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह को हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी, ठीक ना, अमिताभ चौधरी ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंक के दिए इनका हेडक्वार्टर MD एंड CEO आप लोग टैगलाइन ये सारी चीज़ें रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलो। नेक्स्ट, विच बैंक्स मोबाइल ऐप हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स अवार्ड इन रिसेंटली कंक्लूडेड डिजिटल CX अवार्ड 2022? ठीक है, हाल ही में संपन्न डिजिटल CX अवार्ड 2022 में किस बैंक के मोबाइल ऐप को आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल CX अवार्ड
डिजिटल बैंकर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर जो ये बात हो रही है डिजिटल CX अवार्ड की, ये जो डिजिटल CX अवार्ड है ये डिजिटल बैंकर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि PDF में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, PDF में सब कुछ ही मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिजिटल CX अवार्ड डिजिटल बैंकर के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब ये डिजिटल बैंकर क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि डिजिटल बैंकर के द्वारा अगर ये अवार्ड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो डिजिटल बैंकर क्या है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिजिटल बैंकर बेसिकली एक फिनेंशियल न्यूज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसी के द्वारा डिजिटल CX अवार्ड जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अभी हाल ही में जो डिजिटल CX अवार्ड 2020 आयोजित किया गया डिजिटल बैंकर के द्वारा, उसमें इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सोल्यूशन, मोबाइल ऐप का नाम आप लोग सुनो, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इंडस मर्चेंट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंडस मर्चेंट सोल्यूशन, ठीक ना। तो इंडस मर्चेंट सोल्यूशन जो कि इंडसइंड बैंक का मोबाइल ऐप है, इसको जो है आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। और ये ऐप जो है डिजिटल इंडस मर्चेंट सोल्यूशन, ये जो ऐप है ये नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था ये इंडस मर्चेंट सोल्यूशन मोबाइल ऐप, जो कि इंडसइंड बैंक का मोबाइल ऐप है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंडसइंड बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर को हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर होगा। सुमंत कटपालिया इसके MD एंड CEO होंगे, सुमंत कटपालिया इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर MD एंड CEO आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, एज पर RBI फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2022-23 व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। RBI के 2022-23 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 7.2%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7.2% इसका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, RBI की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। RBI की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में हो जाए वो किसी भी बैंक एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहाँ पर मैं उतनी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि कम या वन लाइनर करना होगा वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लिमिटेड करते हैं या वन लाइनर के फॉर्म में ही कंप्लीट कर देते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि 6, 7 और 8 अप्रैल इन 3 दिनों के दौरान RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि 2022-23 की पहली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए RBI के द्वारा पहली मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ डाटा रिलीज किया गया, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है ना। इस मीटिंग के बाद में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ डाटा रिलीज किया है। और क्या क्या डाटा रिलीज किया गया है उसे पॉइंट वाइज तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको PDF में मिलेंगे। तो जिन लोगों ने PDF कोर्स वगैरह परचेज कर रखा है वहाँ पर आपको इस सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की GDP 7.2% रहने का अनुमान है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले यह अनुमान था 7.8% रहने का, पहले यह अनुमान 7.8% का रहने का था, लेकिन अब इसे जो है रिव्यू कर इसे रिवाइज कर 7.2% कर दिया गया, ठीक। और सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो लगातार 11वीं बार इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है RBI के द्वारा, ठीक ना। तो करंट में इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया तो क्या है अभी करंट में, ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग रेपो रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट इस समय 4% का है, 4% रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिवर्स रेपो रेट इसमें 3.35% का है, ठीक ना। इसके साथ में अगर हम लोग MSF की बात करते हैं, ठीक ना, तो MSF हमारा 4.25% का है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हमारा 4.25% का है, इस समय चल रहा है 4.25% है ये भी, ठीक है। CRR की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 4% है, इस समय चल रहा है। SLR की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 18% इस समय चल रहा है, ठीक है ना, 18% इस समय है। लगातार 11वीं बार और इस रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ये सारे के सारे रेट्स हैं। इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, क्लरिकल वगैरह में 1-2 नंबर के यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में हमारे मतलब ये बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए
CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है, ठीक है ना। CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया। पहले यह अनुमान 4.5% का था, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या कहता है, RBI ने एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि SDF, RBI ने एक SDF यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और इसका मेन जो है एक्सेस जो है मतलब इसका मेन काम जो है लिक्विडिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। लिक्विडिटी SDF जो है ये लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के काम में आएगा। और SDF का जो इंटरेस्ट रेट होगा, SDF पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 3.75% का होगा, ठीक ना। SDF के बारे में और भी काफ़ी डिटेल में बताया गया, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। वो PDF में हो सकेगा तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड उतना नहीं है, ठीक ना। एग्जाम में फिर इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वही चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। SDF क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई, तो उसको भी मैं PDF में इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा हम लोग यहाँ पर ऐसे समझते हुए चलते हैं। तो SDF का जो इंटरेस्ट रेट है ये 3.75% का रहेगा। और इसका मेन जो उद्देश्य रहेगा ये लिक्विडिटी को रिड्यूस करना रहेगा, ठीक है ना। और SDF जो है ये फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। फिर से समझो, SDF को ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया अभी RBI के द्वारा। RBI ने भी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया उसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF को न्यूली नया इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस SDF का मेन काम जो रहेगा लिक्विडिटी को रिड्यूस करना रहेगा। और इस SDF पर 3.75% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसके साथ साथ में ये जो SDF है ये फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो यानी कि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो FRRR, ठीक ना, इसको रिप्लेस करेगा, ठीक। ये जो SDF है, क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि SDF किसको रिप्लेस करेगा, तो ये FRRR को रिप्लेस करेगा। FRRR यानी कि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो। इसको अब ये क्या होता है इसको यहाँ पर इन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक ना। और SDF रेट जो भी होगा वो रेपो रेट से 0.25% कम और MSF से 0.50% कम होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ये स्केल 3 वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे डाटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक ना। स्केल 2 GBO के लिए, स्केल 3 वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि SDF जो होगा वो रेपो रेट से कितना कम होगा और MSF से कितना कम होगा। तो ये जो SDF है ये रेपो रेट से कितना कम होगा, तो ये रेपो रेट से 0.25% कम होगा। और ये यही SDF जो है वो MSF से कितना कम होगा, ठीक ना। तो ये MSF से 0.50% कम होगा, ठीक ना, 0.50% कम होगा। तो देख लो आप लोग, SDF कितना बताया मैंने आपको, 3.75% बताया है। रेपो रेट कितना है हमारा, रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो रेपो रेट हमारा इस समय कितना चल रहा है, 4% का चल रहा है। तो 4% से 0.25% कम हमारा SDF होगा, ये इसमें बताया गया है। तो 4% से अगर आप लोग 0.25% कम करोगे तो 3.75% आएगा, यही हमारा SDF है। MSF कितना हमारा चल रहा है, MSF हमारा 4.25% चल रहा है। 4.25% से SDF MSF से SDF कितना कम होगा, 0.50% रहेगा। तो MSF कितना है, 4.25%। 4.25% से 0.50% कम करोगे तो SDF कितना आ जाएगा, 3.75% आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये लाइन जो मैं बताई गई या ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इसको एक बार मैं फिर से बोलूँगा, नोट डाउन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर स्केल 2 स्केल 3 वालों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर डाटा ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो भी हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF होगा, SDF रेट जो होगा वो रेपो रेट से 0.25% कम होगा और MSF से 0.50% कम होगा, ठीक। ये आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और RBI ने क्या बोला है, RBI ने रेशनलाइज्ड होम लोन नॉर्म्स को 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। डेडलाइन कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 मार्च 2023 के लिए। किसको, RBI ने, फिर से सुनो आप लोग, RBI ने रेशनलाइज्ड होम लोन नॉर्म्स को 31 मार्च 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक ना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी HTM, ठीक ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी ऑफ NDTL, HTM ऑफ NDTL, हेल्ड टू मैच्योरिटी ऑफ NDTL को RBI के द्वारा 19.5% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। कितने से कितना कर दिया गया है, 19.5% से बढ़ाकर इसको 22% कर दिया गया। ये भी डाटा, ये भी आप लोग याद रखना है। HTM मतलब यानी कि हेल्ड टू मैच्योरिटी, NDTL का मतलब हो जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, HTM NDTL के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग इसको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक ना। PDF में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। नेसेसरी बहुत ज़्यादा PhD करने की, बहुत ज़्यादा थीसिस लिखने की हमको जरूरत नहीं है। हमको पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, बस बात खत्म होती है। फिर भी PDF में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं दूंगा तो PDF आप लोग वहाँ से पढ़िएगा, ठीक। RBI के द्वारा और
अगला पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो आरबीआई के द्वारा बहुत जल्द एक डिसीजन पेपर ऑन क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फिनेंस भी पब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ में एक और पॉइंट जानते हैं, बढ़िया पॉइंट है, सभी एटीएम्स पर यूपीआई के द्वारा कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दी गई है। फिर से सुनो आप लोग, ये चीज़ ध्यान से सुनो, आरबीआई ने सभी एटीएम्स पर यूपीआई के द्वारा कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इसी मीटिंग के दौरान, ठीक है ना। सभी आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स, इनके द्वारा दी जाने वाली कस्टमर सर्विसेज को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, आरबीआई ने अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में बोला हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आरबीआई ने इस अपने रिव्यू में कहा है। तो जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक ना। आरबीआई ने एक दो पॉइंट जो भी ये लास्ट में बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूपीआई के द्वारा सभी एटीएम्स पर कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी भी आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, ठीक ना। बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा ये था इनका मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट्स जो आए हुए थे, जो इसके पॉइंट्स थे, तो सब चीज़ यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इतना ज़्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया है। इसके बाद की जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो पीडीएफ में आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ठीक ना। ये यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ दी गई हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ चीज़ें तो छूटी गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको पीडीएफ में मिलेंगी। नेक्स्ट, बाय विच नेम कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू 1111 डेज डिपॉजिट स्कीम। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किस नाम से एक नई 1111 दिनों तक की जमा योजना शुरू की है, ठीक ना। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अभी हाल ही में 1111 दिनों के लिए एक डिपॉजिट स्कीम शुरू की हुई है। तो किस नाम से वो डिपॉजिट स्कीम शुरू की गई यही इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकासशील संपत्ति फॉर टाइम 1, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा विकासशील संपत्ति 1111 नाम से कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अभी हाल ही में एक नई 1111 दिनों की डिपॉजिट स्कीम शुरू की हुई है, ठीक ना। कितने दिनों के लिए डिपॉजिट स्कीम है ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना। 1111 डेज के लिए ये डिपॉजिट स्कीम है जो कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा भी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, और इस पर 5.70% का इंटरेस्ट रेट भी दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन को जो है इस पर 6.20% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, ठीक ना। मिनिमम 10,000 रुपये इसमें जो है, मिनिमम 10,000 रुपये इसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं, ठीक ना। ये मिनिमम की बात हो गई, ठीक ना। मिनिमम 10,000 रुपये इस पर डिपॉजिट किए जा सकते हैं इसमें, और मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपये, ठीक ना। मैक्सिमम 2 करोड़ रुपये, मिनिमम 10,000 रुपये इसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम इसमें 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पी गोपी कृष्णा ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा विकासशील संपत्ति 1111 डेज, ठीक। नेक्स्ट, The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has recently set up 2 separate expert groups to examine the role, eligibility criteria, and function of sponsors of mutual fund and trustees of mutual fund at asset management companies (AMCs). Who is the chairperson of the working group on sponsors of mutual fund? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों की भूमिकाओं, पात्रता मानदंड और कार्यों की जांच करने के लिए 2 अलग अलग विशेषज्ञ समूहों की स्थापना की है। म्यूचुअल फंड के प्रायोजकों यानी कि स्पॉन्सर्स पर कार्यकारी समूह का अध्यक्ष कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक ना। सेबी ने भी हाल ही में 2 वर्किंग ग्रुप का गठन किया हुआ है, और एक वर्किंग ग्रुप जो है वो हमारा है म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे बनाया गया है, और दूसरा जो वर्किंग ग्रुप हमारा बनाया गया है ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए बनाया गया है, ठीक ना। तो इसमें ये पूछा गया कि जो स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया है इसका चेयरपर्सन कौन है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सेबी ने भी हाल ही में 2 सेपरेट एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। क्यों गठन किया गया ये क्वेश्चन में बता दिया गया है ना, ठीक है। जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो क्या करेगा, टू एग्जामिन द रोल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फंक्शन ऑफ द, ठीक ना। तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये रोल को एग्जामिन करेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिन करेगा, उसके फंक्शंस को एग्जामिन करेगा, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, ठीक ना। तो इन सब के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है, 2 एक्सपर्ट ग्रुप बनाए गए हैं। एक एक्सपर्ट ग्रुप है स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक ना, और इस वर्किंग
एक्सपर्ट ग्रुप का चेयरपर्सन ए बाला सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, ए बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया था ना, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है उसका चेयरपर्सन ए बाला सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। और ये ए बाला सुब्रमण्यम जी जो है ये क्या है, कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसके भी जो है ये चेयरमैन है, ठीक। ये हो गई पहले एक्सपर्ट ग्रुप की बात। दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया गया है, जो दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप की वर्किंग कमेटी है, वो म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। देखो इसमें बनाया गया है ना, ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो जो दूसरा एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है वो म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा ग्रुप है म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के लिए, इस ग्रुप का चेयरपर्सन डॉक्टर मनोज वैश्य जी को बनाया गया है। ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी देखो दिया गया है ना, ठीक है। ऑप्शन में इसीलिए दोनों दे दिया गया कि आप लोग गलती करो कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो ये याद रखना कि ए बाला सुब्रमण्यम जी हैं वो स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड वाले ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, ठीक ना। और जो ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड का ग्रुप बनाया गया है दूसरा ग्रुप, उसका जो चेयरपर्सन है उसका चेयरपर्सन डॉक्टर मनोज वैश्य जी को बनाया गया, ठीक। दोनों वर्किंग ग्रुप ये क्या करेंगे ये क्वेश्चन में ही बता ही दिया गया, एग्जामिन द रोल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फंक्शंस, ठीक है ना। ये इस पे काम करेंगे बस, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही हमको जानना था कि दो वर्किंग ग्रुप सेबी के द्वारा बनाया गया है और इन दोनों वर्किंग ग्रुप्स के कौन कौन हेड हैं ये हमको जानना जरूरी था, ठीक है ना। तो देखो ना, हम लोग जो है जो भी ये हमारा बैंकिंग मास्टर बैच होता है, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई की सर्कुलर, सेबी से रिलेटेड, ये सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखो ये सेबी से रिलेटेड है ना, सेबी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, सेबी की कुछ सर्कुलर है, गाइडलाइन, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाबार्ड का अगर कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, न्यूज होता है, नाबार्ड का कोई सर्कुलर आता है, गाइडलाइन आती है, सिडबी का कोई सर्कुलर है, गाइडलाइन आती है, IRDAI की कोई सर्कुलर, कोई गाइडलाइन, कोई न्यूज उससे रिलेटेड होती है। तो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं बैंकिंग मास्टर बैच में। कंप्लीट पैकेज होता है, आपको इससे बाहर की कुछ भी चीज़ें मिलने के चांसेस नहीं होते। अगर आप लोग इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम जो है वो अच्छे से निकल ही जाना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आप लोग ठीक ठाक नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि सेबी की यहाँ पर बात हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक ना। माधवीपुरी बच को अभी हाल ही में सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, पहली नॉन IAS हैं, पहली नॉन गवर्नमेंट हैं एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है। जिस टाइम पर इनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया था उस टाइम पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पर माधवीपुरी बच के बारे में और भी कुछ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पर उन सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस करें, ठीक। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर इसमें दूसरी कमेटी के बारे में पूछा जाता तो उस कंडीशन में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता, डॉक्टर मनोज वैश्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड IDFC AMC ट्रस्टी कंपनी। उस कंपनी की पहचान करें जिसने हाल ही में IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और IDFC AMC ट्रस्टी कंपनी का अधिग्रहण किया है। वन लाइनर करेंगे हम लोग, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही हमको पढ़ना है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ रुपए में ये अधिग्रहण किया गया है, ठीक ना। इन दोनों का अधिग्रहण, दोनों कंपनियों का अधिग्रहण 4500 करोड़ रुपए में हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाना, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSC। ग्रामीण भारत में बीमा पैठ को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने सामान्य सेवा केंद्रों CSC के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसको भी वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उतनी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं आपको, ठीक है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टाटा AIF इसका लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर नवीन ताहिलियानी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मसरेक नियो टू ओपन नॉन रेजिडेंट NR अकाउंट्स फॉर इंडियंस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात में अनिवासी यानी कि NR खाते खोलने, भारतीयों के लिए अनिवासी खाते खोलने के लिए हाल ही में किस बैंक ने मसरेक नियो के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। UAE बेस्ड जो भी इंडियन कस्टमर्स होंगे, ठीक ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेस्ड जो भी इंडियन कस्टमर्स होंगे उनका NR अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट अकाउंट खोलने के लिए फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में मसरेक नियो के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक ना।
इसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। मशरेक नियो क्या है? तो मशरेक नियो जो है ये मशरेक बैंक दुबई की डिजिटल यूनिट है। मशरेक बैंक है दुबई में एक, उसी की डिजिटल यूनिट है मशरेक नियो। इसी के साथ में फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि यूएई बेस्ड जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनका एनआर अकाउंट खोला जा सके। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में जानेंगे। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में हो जाएगा। ठीक है ना, अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर ये फेडरल बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। फेडरल बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ टैगलाइन आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करो। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन सैंक्शनड बाय द एशिया डेवलपमेंट बैंक फॉर 3 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अंडर द अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ASCL। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ASCL के तहत 3 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? लोन अमाउंट इसमें पूछा गया है, ये आप लोग याद रखना, ये बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ठीक ना, 76.25 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 76.25 मिलियन USD। और अगर इसकी हम लोग INR में बात करें तो 551 करोड़ रुपीज़। ठीक ना, 551 करोड़ रुपए ये इसकी INR में वैल्यू हो जाएगी। अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले 3 प्रोजेक्ट, टोटल 3 प्रोजेक्ट आएंगे इसके लिए, इसके अंतर्गत, और उन्हीं तीनों प्रोजेक्ट के लिए ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक ना, कौन कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं, किसके किसके लिए, थोड़ा सा किसके लिए कितना कितना लोन दिया गया, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक ना, 4444.05 करोड़ रुपए, 444.05 करोड़ रुपीज़ जो है वो, जितना अमाउंट जो है वो 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर्स के लिए एक रोड बनना है, उसके लिए सैंक्शन किया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात करें 30.67 करोड़ रुपीज़, तो ये जो है महाराजा वीर विक्रम कॉलेज के जो लेक्स हैं उसमें, उसके महाराजा वीर विक्रम एक कॉलेज है, उसके अंदर कुछ लेक्स हैं, झील्स वगैरह हैं, उसके मरम्मत के लिए ग्रांट किया गया है। तीसरा अगर जो हम लोग बात करें तो 35.68 करोड़ रुपीज़ जो है ये उजंता पैलेस के रिनोवेशन के लिए ग्रांट किया गया। तो बस इतना याद रखो, हालांकि ये इतना इन डेप्थ में जाकर नहीं पूछेंगे कि किसके किसके लिए कितना पैसा दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले तीनों प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में कितना लोन अमाउंट अभी सैंक्शन किया गया। तो बस सीधे सीधे आंसर 76.25 मिलियन USD। अगर INR में पूछा जाएगा तो 551 करोड़ रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली साइंड $2 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF लोन फॉर द प्रपोज्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किस राज्य में प्रस्तावित शहरी संरचना विकास परियोजना के लिए $2 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ये अमाउंट याद रखना आप लोग, कितना अमाउंट है, 2 मिलियन USD, ये आप लोग ध्यान रखना। और इसका जो आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये लोन एग्रीमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में $2 मिलियन USD का लोन जो है, लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि किसके लिए साइन किया गया है? नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। नागालैंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $2 मिलियन USD का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा साइन किया गया। ये लोन अमाउंट याद रखना, मैं बार बार बोला हूँ, ये लोन अमाउंट याद रखना, $2 मिलियन USD। ठीक है ना, नागालैंड के लिए किया गया। ठीक, तो क्योंकि नागालैंड के लिए किया गया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा एटलीस्ट हम लोग जान लेते हैं। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मसात्सुको असाकावा ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 14 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, अपने आने वाले वीडियोज में इससे आगे की जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।